हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने किया 107 उम्मीदवारों का ऐलान। गोरखपुर शहर के चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने पंजाब के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चमकौर से चन्नी और अमृतसर ईस्ट से सिद्धू, सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से होगी प्रत्याशी। सेना दिवस पर गरजे सेना प्रमुख, नरबरे व्यर्थ नहीं जाएगा गलवान शहीद जवानों का बलिदान। पाक आतंकी सीमा में घुसपैठ की फिराक में। दिल्ली में आ गया कोरोना का पीक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, कोविड केस में आ रही गिरावट। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी ने भविष्य के कारोबारियों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत की है और स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान देश में उभरते स्टार्टअप्स की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप ऐप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, इस दशक को भारत का टेक एड कहा जा रहा है। उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 105 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और प्रधान ने बताया है कि पहले और दूसरे चरण के लिए जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में 21 प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ेंगे। 107 सीटों में से 21 विधायकों का टिकट काटा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सपा 29, बासपा 53 और कांग्रेस 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया है और भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर से सीएम योगी को उम्मीदवार बनाने पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा, उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई। अखिलेश ने भी कहा कि योगी भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि सीएम गोरखपुर में मेट्रो ना ला पाए और सिविल लाइन ना बिछा पाए, जिसने बिजली महंगा कर दिया, जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी। कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई।
उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारी के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 66वें जन्मदिन पर सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है और पहले दौर के मतदान के लिए 58 में से बसपा के 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बसपा कार्यालय में उन्होंने कहा है कि 58 में से 5 सीट के प्रत्याशियों की सूची बाद में जारी की जाएगी और बसपा प्रमुख मायावती ने 66वें जन्मदिन पर आयोजित लखनऊ में शनिवार को कार्यक्रम में दल बदल कानूनों को कड़ा बनाने का भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीएसपी को सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद है। पिछले कामकाज के आधार पर जनता हमें जिताएगी। विरोधी हमें सत्ता में आने से रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता उनके इन हथकंडों को समझ चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। आज सत्ताधारी कांग्रेस ने अपने 86 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे और सोनू सूद की बहन मालविदा सूद मोगा से चुनाव लड़ेंगी। कादियान से प्रताप सिंह बाजवा और मानसा से गायक सिद्धू मूसेवाला चुनाव लड़ेंगे। सुजानपुर से नरेश पुरी, पठानकोट से अमित बिस और गुरदासपुर से वरिंदरजीत सिंह पेहरा को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। दीनानागर से अरुणा चौधरी चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की तैयारी शुरू कर दी है और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गढ़वाल से 5 और कुमाऊं से 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अन्य सभी दलों से प्रत्याशी घोषित करने में सबसे आगे निकल चुकी है। पार्टी अब तक कुल 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें से 9 प्रत्याशियों की घोषणा आज आप पार्टी द्वारा की गई है। इससे पुरोला से प्रकाश कुमार, देवप्रयाग से उत्तम भंडारी, सहसपुर से भरत सिंह, मसूरी से श्याम बोरा, झबरेड़ा से राजू बिराटिया और डीडी हाट से दीवान सिंह मेहता, लाल कुआं से चंद्रशेखर पांडे, नानकामत्ता से आनंद सिंह राणा और खटीमा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को प्रत्याशी घोषित किया है। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव के दावेदारों पर चर्चा की गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह आदि मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड का सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी मंथन में जुट गई है। विधानसभा की 27 सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रत्याशियों के टिकट लगभग तय है और पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड से उनके नाम का केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। रविवार को पार्टी की ओर से सभी दावेदारों के पैनल की सूची दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी 2 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। पहली नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी यानी 21 जनवरी से पहले और दूसरी सूची 25 जनवरी तक जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन नहीं होने जा रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को दलितों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पत्रकारों को ही आने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कर दिया है कि वह सपा से गठबंधन नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है
हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। सेना दिवस के मौके पर आर्मी डे परेड को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि गलवान में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने चीन के आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सभी जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव चल रहा है। बॉर्डर की स्थिति में बदलाव की कोशिश करने पर उचित जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं और शनिवार को गृह मंत्री ने किसानों से वर्चुअली बात की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के प्रगतिशील किसानों के फल फूल अनाज और सब्जियों का प्राकृतिक खेती के जरिए उत्पादन कर अपना पैसा बचाने के साथ जमीन को भी स्वस्थ बनाना है। उन्होंने आगे कहा है कि प्राकृतिक खेती को अभियान के रूप में अपनाना चाहिए ताकि किसान समृद्ध बने, समाज स्वस्थ हो और जमीन को भी खराब होने से बचाया जा सके। गांधीनगर राजभवन के सभागार में गुजरात के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती रासायनिक खाद बीज रहित होने के साथ पानी के कम उपयोग के साथ ही की जाती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा अनुसार शनिवार को गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। खिचड़ी चढ़ाकर सीएम ने जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में समर्पित होनी शुरू हो गई। मंदिर में पूरी तरह से कोरोना के सभी नियमों का भी पालन किया गया। दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्यौहार के साथ जुड़े होते हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण, लोकल युवाओं को 15 जनवरी से 30,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। वहीं प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट और सोसाइटी में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग को वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। जानकारी के मुताबिक श्रमायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि 15 जनवरी से लागू रहे कानूनों से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। इस दौरान कानूनी प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा और इस पर सरकार की नजर रहेगी। पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें।
खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाए। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कोटियाल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि उक्त वीडियो के संबंध में भी नोटिस जारी किया जाएगा। आप पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल को भी नोटिस जारी किया गया है। कर्नल कोटियाल पर आचार संहिता के दौरान सॉल भेंट करने का आरोप है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कर्नल कोटियाल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह डुंडा विकास खंड के कुलेत गांव में बच्चों को खिलौना पिस्तौल नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि उक्त वीडियो के संबंध में भी कोटियाल को नोटिस जारी किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में बाद प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सरकार द्वारा हड़ताल को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया। पहले तो उसे अवैध घोषित किया गया, वहीं ईटानगर समेत कई क्षेत्रों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इसके बावजूद हड़ताल नहीं रुकी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद एसोसिएशन की ओर से 36 घंटे की हड़ताल बुलाई गई, जिसके सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। और वहीं 25 लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना का क्या हालात है इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि आज कोरोना के नए मामलों में 4000 तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में पीक आ चुका है और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए शनिवार को नए कोविड मामलों में 4000 तक की गिरावट आएगी और संक्रमण दर 30% तक रह सकता है। उन्होंने कहा है कि बीते 5-6 दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। और सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में 85% बेड खाली हैं। सत्येंद्र जैन बोले हैं कि राजधानी में कोरोना की 5वीं लहर की पीक आ चुकी है और देखिए केस कब कम होने लगते हैं और ट्रेंड के मुताबिक लगता है कि संक्रमण में कमी आनी शुरू हो गई है और अभी इस पर कमी आ सकती है। कोरोना के केसों में भी कमी आ सकती है। पॉजिटिविटी थी 30.64%, 34 डेथ थी और दिल्ली में जो बेड्स ऑक्यूपाइड थे 2429 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, 13000 बेड खाली हैं। और कल दिल्ली में केसेस जो थे परसों के मुकाबले में 4000 से 4500 कम आए हैं और आज का जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लग रहा है कि 4-1000 और कम होंगे। 5 या 6 दिन हो गए हैं जो हॉस्पिटल एडमिशन है स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई जब स्टैग्नेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले एकदम से तेज़ी से बढ़ रहे, दुगुने तिगुने चौगुने 4 गुने हो रहे थे, तो वो बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वो एडवांस इंडिकेटर है कि इसका मतलब दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। सर हॉस्पिटल्स की कैसी स्थिति है सर अभी? हॉस्पिटल्स में 85% के आसपास बेड खाली हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद से दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ओमिक्रॉन ही भारत में मौजूद लहर के बढ़ते मामलों का प्रमुख कारण है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के साक्ष्य मिले हैं। देश में पहली बार ऐसी स्टडी सामने आई है जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हुई है। इसकी जानकारी नई दिल्ली के ILBS ने दी है। देश में हर साल 24 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होती है, लेकिन अब से हमेशा 23 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस समारोह में
स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी अब इसमें शामिल कर लिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, यानी अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। आपको बता दें कि 1950 से हर साल देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस अवसर पर भारतीय सैन्य बल अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों से कला और संस्कृति को समर्पित झांकी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें देश के विविधता की झलक मिलती है। इस समारोह को करीब 2 लाख लोग सामने से देखते हैं। हालांकि कोरोना के मद्देनजर पिछले साल सिर्फ 4500 लोगों को टिकट मिली थी और रक्षा मंत्रालय को इस समारोह का सफलतापूर्वक करने की जिम्मेदारी होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह जिले नालंदा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक हुई मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है और इस पर पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। इस पूरे मामले में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और घटना नालंदा के रोहसराय की छोटी पहाड़ी इलाके की है। इस पूरे मामले की जानकारी के बाद जिला प्रशासन पर हड़कंप मच गया है और मामले की जांच खुद डीसीपी के नेतृत्व में की जा रही है। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत अचानक से टोहाना के गांव में किसानों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा का किसान आंदोलन में पूरा सहयोग रहा है, जिसमें आज हरियाणा में कुछ हमारा कार्यक्रम भी था और किसानों का हालचाल जानने के लिए आज हरियाणा में आना हुआ है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना के नाम पर गरीब व्यक्तियों के 500 के चालान काट रही है। इसे गरीब व्यक्ति को मारने का काम किया जा रहा है। और यूपी चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी विधायक और मंत्री पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि विधायक और मंत्री को पता है कि बीजेपी हार रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना नए आतंकियों की गतिविधियां सामने आती रहती हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा गया है। ये जम्मू के सुरक्षा टीमों के लिए बड़ी सफलता है। गिरफ्तारी के वक्त ये आतंकी हथियारों से लैस थे, लेकिन पुलिस की टीम इनको पकड़ने में सफल रही है। मिली जानकारी के अनुसार दारपुरा में एक ऑपरेशन के दौरान इनको पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया है कि पुलिस द्वारा संयुक्त नाका पर 3 लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्तौल मैगजीन, 13 पिस्तौल राउंड और 1 हथगोला बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर छापेमारी की और उसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। अधिकांश इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। छिंदवाड़ा, मुलाजखंड, सिवनी और मंडला में बारिश की बौछारें पड़ी हैं और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ठंड से कुछ राहत मिल सकती है और प्रदेश में रात के पारे में हल्का उछाल आया है। ये असर पाकिस्तान से आने वाली हवाओं के कारण हुआ है। गुजरात पाटन जिले के चंद्रमना गांव में नर्मदा केनाल में भाई बहन डूब गए, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। आसपास के लोगों ने उनके डूबने की जानकारी दी, जिसके चलते विधायक किरीट पटेल ने टीम गठित की। उसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने काफ़ी देर तक उन्हें सर्च किया, लेकिन उनका पता नहीं चला। लगातार टीम ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। इसके बाद आज 3 दिन के बाद दोनों भाई बहन की लाशों को भलाना गांव के केनाल साइफन की झील से बाहर निकाला गया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हारिस सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। गांव में इस वक्त मातम छाया हुआ है और वहीं विधायक किरीट पटेल चंद्रमाना गांव जाकर परिजनों को मिलकर दुख में सहभागी बने हैं। गुजरात के सूरत में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 2 दोस्त गांव से घर लौट रहे थे, तभी अचानक सचिन अभाबा रोड पर कार चालक ने बाइक को
टक्कर मार दी और कार को लेकर फरार हो गया। बाइक पर सवार राजन नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी दोस्त डर के मारे भाग गया। हादसे की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत व्यक्ति की खबर परिवार के लोगों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है और अस्पताल में मातम का माहौल छाया हुआ है। पुलिस हिट एंड रन मामले के आगे की जांच कर रही है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।